हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं मनीष कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एक्नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको जीके जीएस के सारे टॉपिक मिलेंगे जो कि आपका हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि यूपीएससी, स्टेट कमीशन एग्ज़ाम, एसएससी के सभी एग्ज़ाम, बैंकिंग, रेलवे और अदर एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। सो आप इस यूट्यूब चैनल को अपने फ्रेंड्स के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ लाइक और शेयर कीजिए। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी का 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज विथ एक्सप्लेनेशन, जो कि आपका हर एक एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये पॉलिटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ का दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक शेयर कर देंगे। और इससे पहले आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जीके और साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज आ चुका है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो पिछले क्लास में हमने 2 क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, तो देखते हैं उसका आंसर। पहला, हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। तो इसका चेयरपर्सन कौन है, तो रेखा शर्मा। रेखा शर्मा, ठीक है। ये आपका बनी कब थी, तो 7 अगस्त 2018 में बनी थी। और इनका जो कार्यकाल था वो 2021 में ख़त्म हो रहा था, लेकिन इनका 3 साल के लिए फिर से एक्सटेंड कर दिया गया। तो अब जाकर इनका क्या कार्यकाल रहेगा, इनका पीरियड जो है वो 2024 तक रहेगा, ठीक है। सेकंड था, हु इज़ द सीईओ ऑफ नीति आयोग। तो सीईओ ऑफ नीति आयोग कौन था, तो अमिताभ कांत, ठीक है। ये पहली बार कब बने थे, तो ये 17 फरवरी को बने थे 2016 में। उसके बाद से इनका 3 बार जो टेन्यूर है वो एक्सटेंड हो चुका है, ठीक है। और अब जो रहेगा वो ये कब तक रहेंगे, तो जून 30 2022 तक रहेंगे, ठीक है। इनका जो है टेन्यूर अब 30 जून 2022 तक, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है राइट टू प्रॉपर्टी। तो राइट टू प्रॉपर्टी कौन सा राइट है, फंडामेंटल राइट्स है, नेचुरल राइट्स है, लीगल राइट है या स्टैट्यूटरी राइट है। तो इसका आंसर होगा राइट टू प्रॉपर्टी आपका लीगल राइट है, ठीक है। पहले ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 7 फंडामेंटल राइट्स थे, 7 फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है। तो ये राइट टू प्रॉपर्टी भी पहले फंडामेंटल राइट्स था, लेकिन ये 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 में इसे रिमूव कर दिया गया, ठीक है। इसे एज ए फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया और ये तब से लीगल राइट हो गया। और जो न्यू प्रोविज़न है इसका एडेड किया है कॉन्स्टिट्यूशन, तो आर्टिकल 300A में, ठीक है। तो क्या आप बता सकते हैं कि राइट टू वोट वो कौन सा राइट है, ठीक है। आप इसको कमेंट में बताइएगा कि राइट टू वोट ये कौन सा राइट है, ठीक है। क्वेश्चन 2, अंडर विच प्रोविज़न ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अनटचेबिलिटी हैज़ बीन अबॉलिश्ड। तो अनटचेबिलिटी कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न में से हटाया गया, एबॉलिश किया गया है, तो ये आर्टिकल 17, ठीक है। आर्टिकल 17 कहता है कि अबॉलिश अनटचेबिलिटी, छुआछूत जो है उसे हटाना है, और इट शैल बी ऑफेंस एंड पनिशेबल बाय द लॉ। अगर कोई छुआछूत करते पकड़ाएगा तो उसे वो सज़ा मिलेगी, ठीक है, बाय कानून के द्वारा उसे सज़ा मिलेगी। अब देखते हैं आर्टिकल 14 क्या है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है, इक्वलिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 21 है आपका प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, और 19 है आपका प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच। और प्रेस की आज़ादी भी इसमें आएगी आर्टिकल 19 में, ठीक है। क्वेश्चन 3, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेटेड टू द इंडियन फॉरेन पॉलिसी। तो इंडिया का फॉरेन पॉलिसी कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है, तो आर्टिकल नंबर 51। आर्टिकल 51 जो है वो आपका इंडियन फॉरेन पॉलिसी के बारे में बताता है। ये आपका पार्ट 4 में है, भाग 4 पार्ट 4 में है। तो ये इंडियन फॉरेन पॉलिसी में क्या क्या कहा गया है, पहला, प्रमोट द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना, प्रमोट करना। दूसरा कि मेंटेन द ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन द नेशन के बीच में रिलेशन को मेंटेन करना। थर्ड कहता है कि रेस्पेक्ट फॉर द इंटरनेशनल लॉ और ट्रीटी को रिस्पेक्ट देना, और इंकरेज द सेटलमेंट ऑफ द इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय द आर्बिट्रेशन, और इंटरनेशनल डिस्प्यूट को मध्यस्थता से सुलझाना, ठीक है। तो ये था इंडियन फॉरेन पॉलिसी के कुछ प्रोविजंस। क्वेश्चन 4, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड विद द फ्रीडम ऑफ प्रेस, ठीक है। अब प्रेस की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ प्रेस, ये कौन से आर्टिकल में है, ठीक है। तो देखिए आर्टिकल नंबर 19 का आता था फ्रीडम ऑफ स्पीच, और इसी में आता है आपका आर्टिकल नंबर 19, ठीक है। इसी में आपका फ्रीडम ऑफ प्रेस भी आता है। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है वो डायरेक्टली नहीं दिया हुआ, ठीक है, इट नॉट गिवन डायरेक्टली बट इंक्लूड किया गया है आर्टिकल नंबर
आपका आर्टिकल नंबर 19(1) का ए, आर्टिकल नंबर 19(1)(a), ठीक है। 19 का 1A में है एज ए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। और ये कब इंक्लूड किया गया? आपका आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आपका सकल पेपर लिमिटेड का वर्सेज यूनियन ऑफ इंडियन केस 1962, ठीक है। 1962 में एक आया था सुप्रीम कोर्ट में केस, वो था सकल पेपर लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1962 में। और इससे जो जजमेंट निकला था उसमें कहा था फ्रीडम ऑफ प्रेस इज इंक्लूडेड इन द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। जो फ्रीडम ऑफ प्रेस का जो फ्रीडम है वो आपका इंक्लूडेड होगा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में, ठीक है। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, द 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन। अब जो 11th शेड्यूल है, देखिए टोटल हमारे पास टोटल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल है, लेकिन ओरिजिनल में 80 शेड्यूल था, ठीक है। 4 शेड्यूल बाद में ऐड किया गया है। तो जो इसमें बोला, क्वेश्चन बोला है कि जो 11वां शेड्यूल है वो किससे रिलेटेड है? तो 11th शेड्यूल आपका पंचायती राज से रिलेटेड है, ठीक है। 11th शेड्यूल जो है वो पंचायती राज से रिलेटेड है, और जो 12वां है वो म्यूनसिपैलिटी से रिलेटेड है, ठीक है। तो पंचायती राज आपका कब आया था? तो 73 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1992, 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992, जो कि ऐड करता है न्यू पार्ट 11। ये पार्ट 11 को ऐड करता है, और इसमें आपका पंचायत जो प्रोविज़न जो है ऐड किया गया आपका आर्टिकल 243 से लेकर आर्टिकल 243O, ठीक है, 243O तक, जिसमें कि ये 29 सब्जेक्ट को एज अ इंक्लूड कवर करता है फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द पंचायत, ठीक है। 29 सब्जेक्ट्स को कवर करता है, क्लियर है? नेक्स्ट है द लैंड रिफॉर्म्स कम अंडर द विच सब्जेक्ट या विच लिस्ट। तो लैंड रिफॉर्म्स आपका कौन से लिस्ट में आता है? यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, या स्टेट लिस्ट, या कोई नहीं? तो देखिए आपका यूनियन लिस्ट जानते हैं, जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट जिस सब्जेक्ट पे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाता है उसको यूनियन लिस्ट कहते हैं, जो इस पे स्टेट बनाता है उसको स्टेट लिस्ट कहते हैं, और जिस पे दोनों बना सकता है उसको कहते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। तो देखिए आपका जो लैंड रिफॉर्म्स है वो आपका आएगा स्टेट लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में, ठीक है। लैंड रिफॉर्म एक्ट जो कि एडेड किया गया था शेड्यूल 9 में आपका ऐड किया गया था आपका लैंड रिफॉर्म एक्ट, और इसका जो अमेंडमेंट हुआ था वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 में पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, वो आपका लैंड रिफॉर्म एक्ट हुआ था, ठीक है। जो कि प्रोवाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन टू द स्टेट ऑन द मैटर ऑफ रिफॉर्म एक्ट, जो कि स्टेट को पावर देता है कि वो अपना लैंड रिफॉर्म एक्ट में सुधार कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, हु इज़ द गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स का गार्जियन कौन है? तो ये आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट, तो जुडिशरी, ठीक है, जुडिशरी। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, दैट इज सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट दोनों, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स कम अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी एक्ट आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, विच आर्टिकल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट। तो कौन सा आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो कि प्रेसिडेंट को पावर देता है टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से वो कंसल्ट कर सकता है फॉर द एडवाइस। तो इसका होगा आर्टिकल 143, ठीक है। आर्टिकल 143 आपका प्रोविज़न जो देता है कि कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द प्रेसिडेंट टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट ऑन द क्वेश्चन ऑफ लॉ के रिलेटेड वो सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट कर सकते हैं हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और फैक्ट, बट लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो एडवाइस मिला है सुप्रीम कोर्ट से वो हमारे प्रेसिडेंट वो एक्सेप्ट कर लें, ठीक है। अब वो सिर्फ एडवाइस लेंगे अगर उनका मन होगा, अब वो जरूरी कंपलसरी नहीं है, इट इज़ नॉट बाउंडेड फॉर एक्सेप्टेंस, ठीक है। सिर्फ ओनली एडवाइस लेना है, बाकी वो एक्सेप्टेंस कोई कंपलसरी नहीं है। क्वेश्चन 9, टू whom डज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबमिटेड देयर रेजिग्नेशन। तो इंडिया का, भारत का जो राष्ट्रपति है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो अपना रेजिग्नेशन किसको सबमिट करेंगे? ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा हुआ है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन में स्पीकर ऑफ द लोकसभा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ द इंडिया, या प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया। इसका आंसर होगा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो अपना रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट को सौंपेंगे, और ये आपका आर्टिकल किस में है? आर्टिकल 56 1A में है, ठीक है। 1A कहता है 56, आर्टिकल 56 1A कहता है प्रेसिडेंट एड्रेसेस हिज रेजिग्नेशन टू द वाइस प्रेसिडेंट एंड देन, तब वो कम्युनिकेट करेंगे बाय हिम टू स्पीकर ऑफ द लोकसभा।
और वाइस प्रेसिडेंट आपका स्पीकर ऑफ द लोकसभा को कम्युनिकेट करेंगे कि अबाउट द रेजिग्नेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। क्वेश्चन 10, द राष्ट्रपति भवन वाज डिजाइंड बाय हुम। तो राष्ट्रपति भवन का जो डिज़ाइन है, आर्किटेक्ट है, वो किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये है आपका लुथेंस, आपने सुना होगा। और वो लुथेंस के नाम से भी जाना जाता है वो एरिया जहाँ पर राष्ट्रपति भवन लोकेटेड है। ठीक है, जो होगा एडविन लुथेंस। एडविन लुथेंस इन्होंने डिज़ाइन किया था आपका राष्ट्रपति भवन। और राष्ट्रपति भवन क्या है? आपका ऑफिशियल होम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया के प्रेसिडेंट का वो ऑफिशियल होम है, और डिज़ाइन बाय द ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन लुथेंस। और इसको हम लोग क्या, राष्ट्रपति भवन को हम लोग शुरू में वाइसरॉय हाउस के नाम से भी जानते थे। आपका कब तक? 1950 तक। ठीक है, 1950 तक इसका नाम वाइसरॉय हाउस था। उसके बाद ये राष्ट्रपति भवन हो गया। ठीक है। क्वेश्चन 11, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल कैनॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी। तो नेशनल इमरजेंसी के दौरान कौन सा फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल सस्पेंड नहीं होगा? तो आप जानते हैं कि फंडामेंटल राइट्स आपका जब नेशनल इमरजेंसी होता है, नेशनल इमरजेंसी का आर्टिकल क्या है? 352। ऑन द कौन से ग्राउंड पे होता है? ऑन द इंटरनल एक्सटर्नल रिवोल्यूशन। ठीक है, या वार, अगर युद्ध होगा तो आपका नेशनल इमरजेंसी लगेगा। और 356 आपका है प्रेसिडेंट रूल। ठीक है, इंटरनल के लिए। इंटरनल डिस्टर्बेंस में आपका हो गया 356, आर्टिकल नंबर 356, जिसको प्रेसिडेंट रूल भी हो गया। और 360 आपका हो गया फिनांशियल इमरजेंसी। ठीक है, फिनांशियल इमरजेंसी आपका हो गया आर्टिकल 360। तो अब इसमें बताना है कि जब भी नेशनल इमरजेंसी लगे होगा उस दौरान कौन सा आर्टिकल सस्पेंड नहीं होगा। ठीक है, वैसे तो सब राइट्स सस्पेंड हो जाता है नेशनल इमरजेंसी में। बताइए, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, आर्टिकल 20 और 21। आर्टिकल 20 और 21। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 359 आर्टिकल कहता है कि प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया कैन सस्पेंड द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, ये आपका सस्पेंड कर सकता है सब फंडामेंटल राइट्स प्रेसिडेंट, लेकिन एक्सेप्ट द आर्टिकल 20 एंड 21। सिर्फ आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर। आर्टिकल 20 क्या है? आर्टिकल 20 आपका प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ द कन्विक्शन फॉर द ऑफेंस है। और 21 आपका प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड द पर्सनल लिबर्टी। लाइफ एंड द पर्सनल लिबर्टी। क्लियर है। क्वेश्चन 12, हाउ मेनी टाइम्स हैड द फिनेंशियल इमरजेंसी हैड बीन डिक्लेयर्ड इन इंडिया सो फार। तो अब तक कितनी बार फिनेंशियल इमरजेंसी इंडिया में लग चुका है? तो अब तक इंडिया में एक बार भी फिनेंशियल इमरजेंसी कभी नहीं लगा है। ठीक है, तो नेवर, इसका आंसर होगा नेवर। कभी अभी तक इंडिया में कभी फिनेंशियल इमरजेंसी अभी तक कभी नहीं लगा है। ठीक है, और फिनेंशियल इमरजेंसी का आर्टिकल है आपका 360, आर्टिकल 360। अगला है 13, विच ऑफ द फॉलोइंग रिकमेंड्स द प्रिंसिपल फॉर द शेयरिंग ऑफ रेवेन्यू अमॉन्ग द यूनियन एंड द स्टेट्स। ठीक है, ये सब यूपीएससी में पूछा हुआ है। तो देखिए, इसमें बोला कि जो पावर ऑफ रेवेन्यू या टैक्सेस हो गया, तो टैक्सेस जो आपका यूनियन, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में शेयर कौन करता है, किसके प्रिंसिपल, कौन से प्रिंसिपल पे शेयर करता है? तो इसका आंसर है फिनांस कमीशन। फिनांस कमीशन जो है वही क्या करता है, उसके पास पावर होता है कि फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेट प्रोसीड ऑफ द टैक्सेस बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो और आपका इसके लिए क्या इस्टेब्लिश किया गया है? इसके लिए शेयरिंग के लिए इंटर स्टेट काउंसिल इस्टेब्लिश फॉर द कोऑर्डिनेशन एंड द कोऑपरेटिव अमॉन्ग द स्टेट्स। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं क्वेश्चन 14, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट स्टेट फिनांस कमीशन। ठीक है, अब स्टेट फिनांस कमीशन के लिए और एक चीज़ और, फिनांस कमीशन अभी 15 फिनांस कमीशन है, और इसके जो चेयरमैन है वो एन के सिंह। ठीक है, तो चलिए स्टेट फिनांस कमीशन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है इन चारों में? तो पहला बोला इन्फॉर्मल बॉडी है, गलत। इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या इट इज़ अ एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। तो इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है, ये आपका संवैधानिक के बॉडी है, और ये आपका आर्टिकल 243I के अंडर आया, और ये आपका इस्टेब्लिश बाय द गवर्नर। ठीक है, ये आपका गवर्नर के द्वारा स्टेट फिनांस कमीशन इस्टेब्लिश किया है बाय द आर्टिकल 243I। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज राइट टू एड्रेस द पार्लियामेंट। तो इनमें से किन्हें अधिकार है आपका पार्लियामेंट में एड्रेस करने का? तो देखते हैं, तो इसका आंसर होगा आपका, देखिए, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर NSA ये भी नहीं। तो इसका आंसर होगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया।
ये आपका आर्टिकल 88 डील विद द राइट ऑफ द मिनिस्टर एंड द अटॉर्नी जनरल इन रेस्पेक्ट ऑफ हाउसेस. एवरी मिनिस्टर and Attorney General of India have right to speak in or take part in the proceeding of the either houses या और जॉइंट सेशन ऑफ दी हाउसेस. ठीक है, जॉइंट सेशन में भी ये आप बैठ सकते हैं अटॉर्नी जनरल, या कोई भी हाउस में जाकर वो बैठ सकते हैं और टेक प्रोसीडिंग में भाग ले सकते हैं. ठीक है. क्वेश्चन 16, ए रिजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया कैन बी प्रपोजिंग. अगर वाइस प्रेसिडेंट को किसी हटाना होगा तो उसके लिए रिजोल्यूशन जो पास करना हो वो कौन से हाउस में पास करना होगा, आइदर लोकसभा, राज्यसभा या दोनों, यही क्वेश्चन है. ठीक है, तो कौन से हाउस में पास करना होगा, तो देखिए सबसे पहले इसे राज्यसभा में सिर्फ पास करना होगा. ठीक है, सिर्फ राज्यसभा ओनली. सिर्फ राज्यसभा से वाइस प्रेसिडेंट रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द रिजोल्यूशन ऑफ द राज्यसभा पास्ड बाय द मेजोरिटी ऑफ ऑल मेंबर. ठीक है, राज्यसभा के सभी मेंबर्स के द्वारा पास किया जाना चाहिए रेजोल्यूशन, और ये कम से कम आपका एटलीस्ट 14 दिन पहले नोटिस देना होगा इसका. ठीक है, 14 दिन पहले इसका नोटिस देना होगा फॉर द रिजोल्यूशन टू रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट. वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए 14 दिन पहले आपको नोटिस देना होगा. ठीक है, और ये जो पास होगा आपका राज्यसभा में ही होगा. क्वेश्चन 17, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग. तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आपका किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये आपका सिर्फ लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ठीक है, क्या होगा, सिर्फ लोकसभा. अकॉर्डिंग टू ये आपका आर्टिकल किस में है, आर्टिकल आपका 75 का 3, 75 का 3 में है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा ओनली. ठीक है, सिर्फ लोकसभा के लिए कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है. अगला देखते हैं क्वेश्चन 18, विच प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डाई आउटसाइड इंडिया. तो इंडिया के बाहर कौन से प्राइम मिनिस्टर का, किस प्राइम मिनिस्टर का डेथ हो गया, तो ये तो जानते हैं लाल बहादुर शास्त्री. लाल बहादुर शास्त्री हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे ऑफ इंडिया, और ये जो है वे बाहर में रहते, डाई आउटसाइड द इंडिया. कहाँ, ताशकंद में. ताशकंद में उस समय रशिया में था. आप जानते हैं 1990 के बाद रशिया टूट कर बहुत से देश अलग अलग बनाया. तो अभी ये जो है आपका कौन से देश में पड़ता है आपका ताशकंद, उज़्बेकिस्तान. ठीक है, और इनकी मौत कब हुई थी, इनका मौत 11 जनवरी 1966 में हुआ था. ठीक है, 1966 में हुआ था. क्वेश्चन 19, द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज लीगल एडवाइजर टू विच ऑफ द फॉलोइंग. अटॉर्नी जनरल आपका लीगल एडवाइजर किसके हैं, तो ये आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का. ठीक है, ना कि लोकसभा, ना कि प्रेसिडेंट, ना ही प्राइम मिनिस्टर. ठीक है, ना ही प्राइम मिनिस्टर के लिए, ना ही प्रेसिडेंट के लिए, ना ही प्रेसिडेंट के लिए, ना ही प्राइम मिनिस्टर के, ना ही लोकसभा. ये आपका पूरे सरकार का एक के लिए लॉ ऑफिसर है. ठीक है, ये आपका आर्टिकल 76 है जो कहता है कि इट शैल बी अ ड्यूटी ऑफ द अटॉर्नी जनरल टू एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉन द लीगल मैटर. वो लीगल मैटर के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से वो एडवाइस देगा. ठीक है, और अटॉर्नी जनरल बाय द, ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफिसर है, लॉ ऑफिसर. ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. एंड इनको अपॉइंट कौन करता है, अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट. इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं. ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. क्लियर है. चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं क्वेश्चन 20, द नंबर ऑफ द लोकसभा मेंबर्स रिक्वायर्ड ए टेबल नो कॉन्फिडेंस मोशन. नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. ठीक है, ये कह रहा है कि अगर हमें लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन को लाना होगा तो उसके लिए कम से कम कितने मेंबर्स को चाहिए. तो देखिए नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के लिए कम से कम 50 मेंबर चाहिए. ठीक है, एटलीस्ट 50 मेंबर्स. अगर नो कॉन्फिडेंस अगर पास हो गया तो समझ लीजिए सरकार गिर गया. ठीक है, गवर्नमेंट विल फॉल, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन मीन्स कि आपके पास मेजोरिटी नहीं है. ठीक है, तो इसलिए नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा. लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होगा. अगर ये पास हो गया तो समझ लीजिए सरकार गिर गई, अब दूसरी सरकार बनेगी, क्योंकि जब आपके पास मेंबर मेजोरिटी का जो मेंबर है वो है ही नहीं तो आपका सरकार गिर जाएगा. ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास हो गया तो गवर्नमेंट विल फॉल. ठीक है, तो ये था क्वेश्चंस, और आप नोट डाउन कर लीजिएगा. जहाँ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि रिवाइज करने का. ठीक है, रिवाइज करने से क्या होता है, आपकी बहुत सा पॉइंट्स को याद रहता है. और तो चलिए करंट अफेयर्स का होमवर्क क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस हैं. देखिए हमेशा 2 क्वेश्चन हर मैं लेक्चर में या हर एक क्लास में देता हूँ, ताकि आपका जो अगर याद है तो अच्छी बात है, आपका रिवीजन हो जाएगा, और
अगर आप नहीं जानते हैं तो इसको जान जाएंगे और याद हो जाएगा, ठीक है। तो इससे नॉलेज बढ़ेगा या रिवीजन होगा, ठीक है। इसको पॉजिटिव में लीजिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन है कि फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू डिसाइड मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर द वेजिटेबल्स। तो वेजिटेबल्स के लिए पहला ऐसा कौन सा स्टेट है जो कि वेजिटेबल्स के लिए MSP तय किया है। सेकंड क्वेश्चन है विच इज़ द इंडियाज़ फर्स्ट रेबीज फ्री स्टेट। तो रेबीज फ्री स्टेट, इंडिया का पहला रेबीज फ्री स्टेट कौन सा है। तो ये दोनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो ये था आपका 20 इंपॉर्टेंट इंडियन पॉलिटिक्स का MCQs, जो कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ का पॉलिटी का सेकंड वीडियो था। और पहला वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने डाल दिया, आप लिंक के वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और इससे पहले ज्योग्राफी, हिस्ट्री, GK और साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज आ चुका है, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग, और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड हाउ बाय द क्लास आप कमेंट करके बताइए। अगर आपका कोई फीडबैक है तो वो भी दे सकते हैं, वेलकम। सो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड कीप स्माइलिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एंड हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.